ये बताता हूँ। वहाँ प्रत्याख्यानावरण वर्तमानकालीन प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदयाभाव रहता है। फिर से प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के वर्तमानकालीन सर्वघात्य स्पर्धों का उदयाभविक्ष है। उनका ही भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघात्य स्पर्धों का सदवस्थर उपशम और संजन कषाय चौकड़ी का तीव्र उदय हो तो छठवां स्थान होता है, मंद उदय हो तो सातवां स्थान होता है। ऐसा क्षोभशम घटित होता है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम रहता है और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय रहता है। फिर से यानी दोनों कषाय चौकड़ी का, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का, दोनों कषाय चौकड़ी का अनुदय रहता है और क्षोभशम में प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के वर्तमानकालीन सर्वघात्य स्पर्धों का उदयाभविक्ष है। भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघात्य स्पर्धों का सदवस्थर उपशम और वर्तमानकालीन संजन कषाय चौकड़ी का उदय। तीव्र उदय हो तो छठवां स्थान होता है, मंद उदय हो तो सातवां स्थान होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, गलत न हो, मुझे विस्मरण हुआ था। इस किताब में भी मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा ही है। विस्मरण कारण से मैं गलत बोल गया, आपकी धारणा गलत न बने इसलिए तीसरी बार बोल रहा हूँ। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का तो हमेशा अप्रशस्त उपशम ही होता है, हमेशा के लिए, और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का अनुदय रहता है और प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का कषाय चौकड़ी के सर्वघात्य स्पर्धों का उदयाभविक्ष है। उनके ही भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघात्य स्पर्धों का सदवस्थर उपशम और संजन कषाय चौकड़ी का मंद उदय अथवा तीव्र उदय, ऐसी अवस्था में छठवां सातवां गुणस्थान होता है। सभी को स्पष्ट हो गया? हाँ भाई, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, उसका उत्तर आपको खोजना है। मिलेगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। यानी प्रश्न ये है, करण परिणाम कहाँ कहाँ और किस किस काम के लिए होते हैं? अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण परिणाम कहाँ कहाँ और किस काम के लिए होते हैं? पिछले समय परीक्षा में भी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें ये विषय आया था। ये तीन करण परिणाम कहाँ कहाँ और किस काम के लिए होते हैं? बोलो। पूरा बोलो। और सम्यक सम्यक होता है तभी आधार जी तीन करण परिणाम होते हैं, त्रिकरण। और आठ जब आगे जी श्रेणी चढ़ने का काम होता है, सातवें आठवें गुण स्थान में त्रिकरण परिणाम होते हैं। बैठिए। इसका सही और स्पष्ट उत्तर यह है, मैं इन शब्दों में अनेक बार कह चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए और चारित्र की पूर्णता के लिए तीनों करण परिणाम होते हैं। फिर से एक बार, अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों करण परिणाम दो काम के लिए होते हैं। एक तो सम्यक की उत्पत्ति के लिए और चारित्र की पूर्णता के लिए। ये विषय भूलना नहीं। सम्यक की उत्पत्ति के लिए होता है और चारित्र की पूर्णता के लिए ये तीनों करण परिणाम होते हैं। अब सातवें स्थान में जो कर्ण परिणाम होता है अधिकरण, वो चारित्र की पूर्णता के लिए होता है। आठवें स्थान में
जो अपूर्व करण परिणाम होता है वो भी चारित्र की पूर्णता के क्रम में होता है। अनिवृत्तिकरण परिणाम होता है, वो अनिवृत्तिकरण परिणाम भी चारित्र की पूर्णता के लिए होता है। अपूर्व करण जैसे मैंने कल बताया था, अधकरण में उपरितल समवर्ती जीवों के परिणाम, निम्न समवर्ती जीवों के परिणाम। मैंने कहा था इधर 16 नंबर का परिणाम, इधर 4 नंबर का परिणाम, यानी ये अधस्तन स्थिति के परिणाम, ये उपरितल स्थिति के परिणाम, दोनों परिणामों में समानता का होना ये अधकरण है। और अपूर्वकरण क्या है? हर समय में अपूर्व परिणाम होना, ये अपूर्वकरण परिणाम है। अपूर्वकरण परिणाम में कदाचित समान समवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं। अपूर्वकरण परिणाम में समान समवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं। असमान होने की बात अपूर्वकरण में नहीं होती। अब ये अपूर्वकरण परिणाम 8वां गुणस्थान है। अब आप लोग सभी किताब खोल करके 8वां गुणस्थान का परिभाषा का पेज निकालोगे और परिभाषा का पेज निकाल करके एक बार सभी मिलकर ये परिभाषा बोलना है। निकाला क्या? हाँ, आप बोलिए। फिर से एक बार। ये गुणस्थान की, इसमें अनुकृष्ट की रचना नहीं होती। कल ये भाग अपना हो गया था। अब किताब बंद करें। किताब बंद करने के बाद जो मुझे विषय बताना बनता है वो विषय थोड़ा सा आपके सामने मैं रखूँगा। ऐसा है, इसका पहले हम भेद देखेंगे। अपूर्वकरण गुणस्थान के भेद कितने होते हैं, तो आप जो बता सकते हैं वे अपना हाथ उठा करके मुझे संकेत करें। अपूर्वकरण गुणस्थान के कितने भेद होते हैं? बहुत सुलभ उत्तर है, अति सुलभ उत्तर है। जिन्होंने थोड़ा सा देखा होगा उनको भी समझ में आने लायक है। शुभम बोलो। ऐसा नहीं बोलना, पूरा बोलना। फिर से बोलो। उपसम अपूर्वकरण होता है और छपक अपूर्वकरण होता है। दो भेद हो गए, उपशमक अपूर्वकरण और क्षेपक अपूर्वकरण, ऐसे दो भेद होते हैं। बैठिए। अब इन दोनों के काल के संबंध में थोड़ा सोचते हैं। इनका काल कितना है? अपूर्वकरण गुणस्थान का काल जघन्य काल अंतर्मुहूर्त ही है और उत्तुष काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। तथापि मरण की अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थान का काल एक समय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से नीचे पतन के काल में एक समय ही अपूर्वकरण गुणस्थान में आना बना और मनुष्य भोग का व्यय हो गया, क्षय हो गया, नाश हो गया, तो अपूर्वकरण गुणस्थान मात्र एक समय का होता है। अन्य समय में अपूर्वकरण गुणस्थान एक अंतर्मुहूर्त का ही होता है, एक अंतर्मुहूर्त से कम का नहीं। और मध्यम काल यदि निकालना हो, एक समय जघन्य हो गया, अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट हो गया, और दो समय से लेकर के यथायोग्य अंतर्मुहूर्त के बीच में जितने काल के भेद होंगे उतने भेद मध्यम काल के होते हैं। काल का प्रकरण अपना पूरा हो गया।
अब आपको बुद्धि लगाना, थोड़ा बुद्धि लगा करके समझने का प्रयास करना, बताने का भी प्रयास करना। अब इस अपूर्व करण गुणस्थान से यदि कोई मुनिराज ऊपर गमन करेंगे तो कौन से गुणस्थान में गमन करेंगे? बहुत सुलभ है, अति सुलभ है। बोलिए, 90 गुणस्थान में ही गमन करेंगे। नियम ऊपर गमन करेंगे तो 90 गुणस्थान में ही गमन करेंगे, और नीचे गमन करेंगे उपशम श्रेणी वाले नीचे भी गमन कर सकते हैं। वे अधकरण अधप्रवृत्तकरण परिणाम जहाँ है, अर्थात सातिशय अपरमत स्थान में 7वें स्थान में गमन करेंगे। ये गमन का हो गया। अब आगमन की बात करेंगे। 8वें स्थान में मुनिराज आएंगे, आगमन होगा तो कहाँ कहाँ से आगमन होगा? 7वें से आगमन होगा और गिरते समय 90 से आगमन होगा। यानी गमन भी हो गया, आगमन भी हो गया। बोलो। गमन में वो चौथा गुणस्थान छूट गया। हाँ, यदि 8वें स्थान में मरण हो जाए तो उनका गमन विग्रह गति में 4थे स्थान में ही होगा। अच्छा बताया। यदि 8वें स्थान में मरण हो जाए तो मरण करके विग्रह गति में उनको 4था गुणस्थान ही प्राप्त होगा। अब परिभाषा हो गई, काल हो गया, गमनागमन हो गया। अब सम्यक अपेक्षा विचार में आपको बताना है। बोलो। द्वितीयोपम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व 2 ही सम्यक्त्व हो सकते हैं। तीसरा क्षायोपम सम्यक्त्व यहाँ होगा ही नहीं। अच्छा, द्वितीयोपम सम्यक्त्व जो होगा, द्वितीयोपम सम्यक्त्व वाले नियम से कौन से श्रेणी में होंगे? फिर से कौन से श्रेणी में होंगे? द्वितीयोपम सम्यक्त्व वाले नियम से उपशम श्रेणी में होंगे, वे क्षपक श्रेणी में होंगे ही नहीं। और क्षायिक सम्यक्त्व वाले दोनों श्रेणी में हो सकते हैं, उपशम श्रेणी में भी और क्षपक श्रेणी में भी। दोनों श्रेणी में उनका गमन हो सकता है, उनका स्थान हो सकता है क्षायिक सम्यक दृष्टि का। अब चारित्र की अपेक्षा से सोचना है। चारित्र की अपेक्षा से भी विषय 2 प्रकार का है। सुनना है, मैं अभी बोल रहा हूँ और कक्षा के पहले कक्षा छोड़ने के पहले ही पूछूंगा जितना अभी बताया वो। अब कौन सा देख रहे हैं अपने? सम्यक अपेक्षा हो गया, चारित्र अपेक्षा। चारित्र अपेक्षा 2 प्रकार से समझ लेना। कैसे? एक तो उपशम श्रेणी जो चढ़ रहे हैं उनको औपशमिक चारित्र होगा, और क्षेपक श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको क्षायिक चारित्र होगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, चारित्र मुनि का उपशम तो 11वें में होता है, चारित्र मुनि का क्षेत्र तो 12वें में होता है, और यहाँ कैसे बोल रहे हो? यहाँ इसलिए बोल रहे हैं जो मुनिराज एक बार 8वें स्थान में आ गए, उपशम श्रेणी वाले हो तो 11वें में जाएंगे ही जाएंगे। मरण हो तो अपवाद अलग है। बीच में ही 11वें स्थान में पहुंचने के पहले उपशम श्रेणी वालों का मरण हो तो विषय अलग है, मरण न हो तो वे 11वें में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसलिए 8वें स्थान में भी औपशमिक चारित्र माना गया है। और क्षपक श्रेणी वाले तो मरण करेंगे ही नहीं, क्षपक श्रेणी वालों का मरण होगा ही नहीं, इसलिए उनको 8वें स्थान में क्षायिक चारित्र ही होगा। चारित्र अपेक्षा ये उपचार से ऐसा कथन होता है, ये बात हो गई। अब
वास्तविक चारित्र कौन सा? उपचार से औपचारिक चारित्र और क्षायिक चारित्र की बात आपने सुनी, लेकिन वास्तविक चारित्र कौन सा है? तो स्पष्ट बात क्या है? बोलो। क्षावपशम चारित्र ही है, क्षावपशम चारित्र ही है। 8वें स्थान में वास्तविक देखा जाए तो क्षावपशम चारित्र ही है। वह क्षावपशम चारित्र कैसे घटित होगा? देखो भाई, प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक्ष है। प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी के ही सर्वघाती स्पर्धकों के भविष्य में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवसर उपशम और संजोन कषाय चौकड़ी का मंदतर उदय, मंदतर उदय इतना लगाओगे तो 8वें स्थान का क्षावपशम चारित्र स्पष्ट होता है। फिर से एक बार बोलता हूँ, 8वें स्थान में जो क्षावपशम चारित्र होता है वह कैसे होता है? प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के सर्वघाती स्पर्धकों के, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों के स्पर्धकों का उदयाभाविक्ष है। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवसर उपशम और संयोन कषाय चौकड़ी के देशघाती का मंदतर उदय, मंदतर उदय। यह 8वें स्थान में वास्तविक चारित्र की बात, क्षावपशम चारित्र की बात हो गई। अब चारित्र अपेक्षा विचार हो गया। अब क्या विषय आगे चलेगा? विशेष अपेक्षा विचार। विशेष अपेक्षा विचार में ये बात भी समझना, जो जो 7वें स्थान में 4 विशेषताएं बताई गई है वो चारों विशेषताएं यहाँ रहेगी। वो चारों विशेषताओं को आपको बताना है, इसलिए मैं पहला पूछूंगा, दूसरा बोलूँगा, तीसरा कहूँगा, चौथा क्या है ये पूछूंगा, आपको बताना है। अब मैं कहता हूँ 7वें स्थान की पहली विशेषता क्या है? बोलो बोलो। एक आवाज चाहिए, बोलिए। ऐसा बोलना अच्छा है। समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। बोलो। यह पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता क्या है? समय समय प्रति स्थिति बंधापसरण होता है। फिर से अब तीसरी विशेषता क्या है? पूर्वबद्ध पुण्य प्रकृतियों में व्यवस्थित होना चाहिए। पूर्वबद्ध कर्म प्रकृतियों में पुण्य प्रकृति का अनुभाग समय समय प्रति अनंत गुना बढ़ेगा। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियों के अनुभाग में अनंत गुना अनुभाग घटेगा। ये हो गया। अब मैं आपको किताब खोलने के लिए बोलता हूँ और किताब खोल करके 8वें स्थान की विशेषताओं को आपको पढ़ना है। पढ़ो और मुझे एक 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 ऐसा बताते जाओ। यानी आज एक दिन में ही 8वां स्थान पूरा हो रहा है। देखो भाई, देखो, बराबर देखो। विस्तार बताना न बने तो बोल्ड अक्षरों में जो छपा है उतना बताओगे तो भी बहुत कुछ काम होगा। चारों विशेषताएं बताना है। यहाँ भी 4 विशेषताएं हैं। 4 है, ज़्यादा है?
4 ही है। अच्छा 6 है, 6 है। पहले 3 ही बताओ, तैयार करो। पहले 3 तैयार होने दो, फिर 3 की बात बाद में करेंगे। पहले 3 कौन बताएगा? 3 बता देना। इतने बता सकते हैं? अच्छा पहला बता दो भाई। पहले कितना बता सकते हैं? पूर्वबद्ध कर्मों का स्थिति कांडक घात होता है, एक हो गया। और क्या है? बहुत बढ़िया। और तीसरा क्या है? क्या होता है? असंख्या निर्जरा होती है, गुणश्री निर्जरा। अब देखो इधर देखना, अब इसका उपयोग करेंगे। स्थिति कांडक घात होता है, यानी समझ लो ये 7000 वर्ष की स्थिति है इस कर्म की। वहाँ मोहनी कर्म की, मुख्यतः से मोहनी कर्म को लेना। मोहनी कर्म में भी चारित्र मोहनी कर्म का लेना, यानी चारित्र मोहनी कर्म के नाश के लिए ही सीढ़ी चढ़ी जा रही है, और वितरकता बढ़ाने के लिए सीढ़ी चढ़ी जा रही है, और स्थिति कांडक घात की बात चल रही है। तो यहाँ अंतिम अंतर्मूर्त में जो कर्म है उनमें से कुछ निषेक, कुछ कर्म पुंज वहाँ से उठेंगे और वहाँ से स्थानांतरित करके उनका माल जो है ना कर्म, सब में डाला जाएगा। यानी दृष्टांत में समझो, यहाँ 1000 कर्म, 1000 निषेक है। एक समय में उदय आने योग्य कर्म प्रमाणों को निषेक बोलते हैं। निषेक, वहाँ 1000 निषेक है समझो, और उसमें से 1000 में से मात्र 50 ही निषेक यहाँ से उठेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद नीचे सब स्थितियों में उनका जाना बनेगा। उसे कहेंगे स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात, स्थिति का फाली रीति से जितना निकलता है ना, जितना कर्म, उसको फाली बोलते हैं। और फाली के कारण से, फाली यानी एक फाटा, एक टुकड़ा, यहाँ का ऊपर का एक टुकड़ा कर्म का निकलेगा,
ऑटोमेटिक ही निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है, अपूर्व करण होने के कारण से यहाँ के कर्म नीचे डले जाएंगे, उसे कहेंगे स्थिति कांडक घात। और स्थिति कांडक घात होने के कारण से उन कर्मों में ऊपर अनुभाग अधिक था, नीचे अनुभाग कम था, इसलिए नीचे आने के कारण से अनुभाग कांडक का भी घात हो गया, स्थिति कांडक घात भी हो गया, अनुभाग कांडक घात भी हो गया। दो विशेषताएं हमने एक साथ देखी, एक स्थिति कांडक घात देखा, दूसरा अनुभाग कांडक घात भी इसके साथ ही होता है। तीसरी विशेषता क्या है? गुण श्रेणी निर्जरा होती है। वहाँ एक नक्शा दिखाया है, जिस नक्शा में देखो, इधर देखना, ऐसा नक्शा है वहाँ, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है। ये जो आकार है ना, यहाँ भी लकड़ी है समझो, यहाँ रखते हो ना, यहाँ भी और ऊपर भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आकार ऐसा है। इसे बोलते हैं गुण श्रेणी रचना, इसे कहते हैं गुण श्रेणी रचना। कर्मों में ऑटोमेटिक गुण श्रेणी की रचना होती है, और रचना हो गई तो अपूर्व करण परिणाम हो गए। तो पहले यहाँ पहले समय में समझ लो 50 कर्म वर्गणाएँ नष्ट होती है, निर्जरा होती है। अगले समय में 50 गुणा 5 कितने हो गए? 50 गुणा 5 कितने हो गए? 250। तो 250 से पुनः 50 गुना करो। इस तरह असंख्यात गुना प्रति समय असंख्यात गुना कर्मों की निर्जरा होती है। समझना, प्रति समय असंख्यात गुना कर्मों की निर्जरा होती है। यानी कितने तीव्र गति से कर्मों का निकलना होता है, और ऐसा निकलना नहीं होगा तो फिर क्षीण मोही कैसे बनेंगे, केवल ज्ञानी कैसे बनेंगे। इसलिए ये गुण श्रेणी रचना होती है, और ये गुण श्रेणी रचना आगे आगे जाएगी, और गुण श्रेणी निर्जरा होती जाएगी, गुण श्रेणी निर्जरा होती जाएगी। यानी गुण श्रेणी रचना होना, गुण श्रेणी निर्जरा होना, एक दोनों काम चलते रहेंगे। परिणामों में अनंत गुण विशुद्धि हो रही है, और यहाँ असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। फिर से परिणामों में अनंत गुण समय समय प्रति अनंत गुण विशुद्धि, और कर्मों में असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। कुछ समझ में आया थोड़ा सा? अब चौथी बात क्या है, बोलो। गुण संक्रमण होता है, अर्थात अनेक अशुभ प्रकृतियों का शुभ प्रकृतियों में परिवर्तन होता है। देखो, पाप का बदल पुण्य में होता है। वैसे तो पाप का बदल पुण्य में होना मिथ्या दृष्टि जीवन में भी होता है, नहीं होता है बात नहीं, लेकिन वो गज स्नान के समान है। कुछ समय तक पाप पुण्य में हो गया, फिर दोबारा दुष्ट विचार आएंगे, परिणाम बिगड़ेंगे। स्पर्श, सावध होकर सुनना। यानी पहले तो एक अंतर्मुहूर्त तक पुण्य परिणाम होंगे, पुण्य परिणाम के कारण से पुण्य कर्म का बंध होता रहेगा, और अगले समय में पाप परिणाम होंगे, पाप कर्मों का बंध होता रहेगा। अथवा यदा कदाचित संक्रमण नहीं, ये धर्म रूप संक्रमण है, वीतरागता के कारण से पुण्य का पाप हो रहा है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में मात्र पुण्य परिणामों के कारण से यदा कदाचित ऐसा बदल होता है, लेकिन उसे संक्रमण नहीं बोलते। ये तो बदल हो रहा है सीधा,
पुण्य का पाप होना, ऐसा क्रम चल रहा है। यानी 8वें अनुष्ठान की चौथी विशेषता ये है, पाप का पुण्य होने का काम चल रहा है। पुण्य में अनंत गुणी अनुभाग वृद्धि, पाप में अनंत गुणी अनुभाग हानि, ये तो हो ही रही है। लेकिन पुण्य कर्म को पाप कर्म में बदलने का काम भी हो रहा है। बहुत अजब गजब की व्यवस्था है। देखो भाई, यदि ऐसा काम नहीं होता, मैंने इसके पहले भी कहा है, फिर से बोलता हूँ, मधु राजा था। मधु राजा ने एक अपने राजा मित्र को रानी के साथ निमंत्रित किया और अपने पास रखा। राजा रानी दोनों रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मधु राजा के मन में अन्य राजा को बुलाया, ऐसा उस रानी के संबंध में पाप भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस राजा से कहा, मैं कुछ अलंकार बना के भेज दूंगा रानी को, बाद में आप पधारो। वे राजा चले गए तो बाद में उस राजा की रानी को उन्होंने अपनी रानी बनाई। और उत्तर जीवन में, वृद्धावस्था में बोलो अथवा समझ आने के बाद बोलो, उन्होंने भी दीक्षा ली और उस पापी रानी ने भी दीक्षा ली और अगले भव में वे मधु राजा मुक्ति को चले गए। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो होता है, पापी जीव पुण्यवान नहीं बनेगा, पुण्यवान जीव पापी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। और यहाँ तो धार्मिक बन रहा है ना, धार्मिक बनने के बाद कर्मों में ऐसा आमूलाग्र परिवर्तन होता है। ये क्या हो गया? गुण संक्रमण ये बहुत बड़ा काम है। इसके पहले गुण संक्रमण भी हुआ था। कहाँ हुआ था? सुनना है, इसके पहले भी गुण संक्रमण हुआ है। कहाँ और किसको? जब जीव क्षावक्षमिक सम्यक दुष्ट जीव क्षायिक सम्यक होता है, उस समय मिथ्यात्व सम्य मिथ्यात्व होता है। सम्य मिथ्यात्व सम्य प्रकृति बनती है, सम्य प्रकृति उदय में आकर के नष्ट होती है। ये भी गुण संक्रमण ही है। फिर से बोलता हूँ, क्षायिक सम्यक्ति प्राप्ति के लिए पहले मिथ्यात्व कर्म क्रम से सम्य मिथ्यात्व में परिवर्तित होती है। सम्य मिथ्यात्व कर्म सम्य प्रकृति में बदलती है और सम्य प्रकृति कर्म उदय में आकर के नष्ट होती है। यह क्रम क्षायिक सम्यक्ति प्राप्ति के समय में होता है। और ये कार्य सावध होकर सुनना, ये कार्य चौथे स्थान में, पांचवें स्थान में, छठे स्थान में, सातवें स्थान में कहीं भी एक जगह हो सकता है। कहीं भी एक गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्ति प्राप्ति हो सकती है। और क्षायिक सम्यक्ति प्राप्ति के लिए भी अधःकरणादि 3 करण परिणाम होते हैं, जीव करता है। और देखो भाई, धर्म उत्पत्ति के लिए, धर्म की पूर्णता के लिए अधःकरणादि 3 करण परिणाम बहुत आवश्यक है। और तीनों करण परिणाम नियम से शुद्धात्मा के, निज शुद्धात्मा के ध्यान के कारण ही होते हैं, अन्य कोई कारण नहीं। फिर से एक बार सुनो भाई, यानी ये जो कार्य होता है, संक्रमण का कार्य, पाप का पुण्य होना अथवा दृढ़ पाप में मंद पाप बनना, ये सब संक्रमण का कार्य परिणामों में बदल के कारण से होता है। वह परिणामों में बदल कैसा? यानी अधःकरणादि परिणामों के कारण से होता है। और क्षायिक सम्यक्ति के काल में भी ये संक्रमण का कार्य होता रहता है। मैं थोड़ी अधिक अपेक्षा नहीं रखूँगा, लेकिन इतनी अपेक्षा रखूँगा, कल आपसे
मैं जितना विषय आपसे बनेगा उतना तैयार करके आना। कम से कम 8वें अनुष्ठान की परिभाषा और 4 विषय। भेद तो बहुत सुलभ बात है, भेद तो करना ही करना। और मुख्य रीति से ये जो 4 विशेषताएं अभी बताई, स्थिति कांड घात, अनुभव कांड घात और गुण श्रेणी जरा और गुण संक्रमण, ये चारों अच्छे तरह से देख के आना और आगे का विषय भी देख के आओगे तो समझने में आपको अनुकूलता रहेगी। अब अपना समय हो चुका है, इसलिए यही कक्षा पूर्ण करते हैं। जा सकते हो।